देखिए दोस्तों, बंगाल का चुनाव है और बंगाल के चुनाव पर लगातार चर्चा हम आप सबके बीच में कर रहे हैं। ये भी बता रहे हैं कि अगर भाजपा ये गलती ना करे, टीएमसी ये चीजें कर दे, तो दोनों दल कैसे सत्ता में आ सकते हैं। इन सब चीजों के बारे में हम लगातार बात कर रहे हैं। जो एक अनुमान निकल रहा है, जो एक विश्लेषण निकल रहा है, सब कुछ आपको बता रहे हैं। हर एक सीटों का विश्लेषण आपको बताने की हम कोशिश लगातार दोस्तों हम कर रहे हैं। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि भारत में नक्सलवाद पूरी तरीके से खत्म हो चुका है और इसका ऐलान देश की संसद में देश के गृह मंत्री ने कर दिया है। देखिए दोस्तों, बंगाल का चुनाव है और बंगाल के चुनाव में आज किन किन मुद्दों पर हम आज चर्चा करने वाले हैं। चर्चा थोड़ी लंबी हो सकती है, 20 मिनट की हो सकती है, 25 मिनट की हो सकती है। पूरा देखिए। देखिए दोस्तों, बंगाल में कांग्रेस का वनवास जो है वो कब खत्म होगा। वनवास 1-2 सालों का नहीं है। वनवास जो दोस्तों ये है, ये लगभग 50 सालों का वनवास है। उसके बाद आपको बता दें कि ममता बनर्जी ने कहा है कि नामांकन दाखिल करते समय आपको सावधानी बरतनी है। मतलब अपने जो कैंडिडेट हैं उनको ममता बनर्जी कह दिए हैं कि अगर आप नामांकन करने जा रहे हैं तो आपको सावधानी बरतनी होगी। और ममता ने टीएमसी उम्मीदवारों से बात क्यों कही है, आज इस पर भी हम चर्चा करेंगे। फिर वहीं दूसरी तरफ आपको बता दें कि बंगाल में कांग्रेस वनवास खत्म करना चाहती है और बड़े चेहरों के नाम पर कुछ सीटें जीतना चाहती है। जैसे सिर्फ कांग्रेस सरकार बनाने के लिए आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में चुनाव में नहीं उतरी है। कांग्रेस अपना वजूद बचाने के लिए पश्चिम बंगाल के चुनाव में उतरी है। आपको बता दें कि दोस्तों, मालदा और दिनाजपुर पर ममता बनर्जी ने कांग्रेस ने फोकस किया। क्यों फोकस किया? क्योंकि इसका मूल वोटर है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कहते रहते हैं कि ये तो मुस्लिम लीग है और उसी मुस्लिम लीग को बचाने के लिए ममता और कांग्रेस जो है मालदा और दिनाजपुर पर फोकस कर रही है, क्योंकि मुस्लिम इलाके हैं। और अदर इलाकों की अपेक्षा इन इलाकों में आपको बता दें कि कांग्रेस के जो कार्यकर्ता हैं वो ज्यादा एक्टिव मोड में है। फिर वहीं आपको बताते चले कि बंगाल चुनाव में ममता बनर्जी का किला मजबूत क्यों है और अब सत्ता बचाने की परीक्षा है। सीटें कम जरूर हुई है, लेकिन ममता बनर्जी मजबूती के साथ वापसी करेंगी। लेकिन सबसे पहले आज दोस्तों हम बात करने वाले हैं कि बंगाल में कांग्रेस का वनवास कौन खत्म कराएगा। राहुल गांधी खत्म करा सकते हैं क्या? प्रियंका गांधी खत्म करा सकती हैं क्या? मैं आप सबसे पूछ रहा हूं, क्योंकि जो कांग्रेस का पूरा वनवास है वो 1-2 सालों का वनवास नहीं है। भगवान राम के जैसे 14 वर्षों का वनवास नहीं था। भगवान राम ने 14 वर्षों के वनवास में खुद को मर्यादा पुरुषोत्तम बनाया था और खुद को भगवान कहलाए थे और रास्ते में न जाने कितने लोगों को तारते हुए चले गए। लेकिन कुछ कांग्रेस का जो वनवास है, कांग्रेस का वनवास ऐसा है कि वामपंथियों को 34 साल का शासन दिलाया, ममता बनर्जी को 15 सालों तक मुख्यमंत्री बनाकर रखा है। अब भाजपा की वापसी बंगाल के अंदर करा दी है। मतलब भगवान ने वहां पर सभी को मोक्ष, किसी को मोक्ष प्रदान किया, किसी को भगवान का दर्जा दिया। मतलब सबको तारते हुए गए थे। और जो कांग्रेस का बंगाल के अंदर जो वनवास है, इसमें नई सरकारों और नई पार्टियों को लगातार कांग्रेस मौका दी। मतलब वनवास में हम कह सकते हैं कि कांग्रेस के वनवास से इन पार्टियों को मौका मिला है। देखिए साथियों, अगर हम बात करें कि जब कांग्रेस बंगाल के अंदर थी तो बंगाल की स्थिति कुछ सही थी, लेकिन वामपंथ का जो औद्योगिकीकरण को लेकर एक विचारधारा थी, उनकी सोच थी, उसने बंगाल को पूरी तरीके से साफ कर दिया। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो बंगाल की राजनीति में कांग्रेस का जो पतन है 1-2 दिन में नहीं हुआ, ये लगातार होता गया। ये पतन 2021 के चुनाव में हुआ। जो विधानसभा चुनाव हुआ 2021 में, कांग्रेस पूरी तरीके से साफ हो गई। कांग्रेस का एक भी विधायक बंगाल विधानसभा के अंदर नहीं है। और कांग्रेस के साथ साथ 34 सालों तक शासन करने वाली वामपंथी सरकार का भी, मतलब जो वामपंथ मोर्चा है, इसका भी कोई भी एक सिंगल विधायक बंगाल विधानसभा के अंदर नहीं है। देखिए दोस्तों, 1977 में ज्योति बसु के नेतृत्व में वाम मोर्चे के सत्ता में आने के बाद कांग्रेस का जो प्रभाव है वो कमजोर होना शुरू हुआ और धीरे धीरे ये लगातार कमजोर होता चला गया और कांग्रेस जो है
पश्चिम बंगाल की राजनीति के मुख्य धारा से धीरे-धीरे साथियों बाहर होती चली गई। देखिए दोस्तों, बंगाल की राजनीति में जो कांग्रेस की स्थिति है, वो भाजपा साफ कर दी है। कांग्रेस को भाजपा ने साफ किया है। अभी तक कांग्रेस तृणमूल कांग्रेस के साथ मिलकर चुनाव लड़ती थी। कभी कांग्रेस ने अपनी विचारधारा के अनुरूप वामपंथियों के साथ गठबंधन किया और वामपंथियों के साथ गठबंधन करके चुनाव लड़ा। लेकिन भाजपा का उभार हुआ है। जब भाजपा उभरी, कांग्रेस साफ हो गई। कांग्रेस के पास सिर्फ और सिर्फ इस समय आपको बता दें, एक सांसद है पश्चिम बंगाल से, राज्यसभा कोई सांसद नहीं है पश्चिम बंगाल से, विधानसभा में कोई सदस्य नहीं है। कांग्रेस का मतलब कांग्रेस पूरी तरीके से दोस्तों समाप्त हो चुकी है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस सत्ता से दूर है, 50 सालों से सत्ता से दूर है। कुछ दिनों सत्ता में भी आए गठबंधन के साथ, लेकिन अकेले दम पर कांग्रेस सत्ता में नहीं आ पा रही है। इसीलिए कांग्रेस इस पूरे चुनाव को अकेले लड़ रही है और अपने वोट शेयर जो है उसको देख रही है कि वोट शेयर कितना आएगा। देखिए, अब कांग्रेस गलती कहां कर रही है आप समझिए। 5 राज्यों में चुनाव है, 5 राज्यों में चुनाव है। भाजपा पांचों राज्यों पर फोकस कर रही है। देखिए, भाजपा के नए नवेले राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन, आप कभी उनको केरलम में देखेंगे, कभी तमिलनाडु में देखेंगे, कभी बंगाल में देखेंगे, कभी पुडुचेरी में देखेंगे, कभी आसाम में देखेंगे। सिर्फ उन्हीं को नहीं, जो भाजपा के बड़े बड़े धुरंधर हैं, सब के सब आप देखेंगे कहीं ना कहीं लगे होंगे। लेकिन आप यही कांग्रेस को देखिए, कांग्रेस को आप देखिए, वो अभी अटके पड़े हैं ईरान युद्ध में। लोगों को एलपीजी नहीं मिल रही है, कालाबाजारी हो रही है, पेट्रोल की कीमतें क्यों बढ़ रही हैं, मोदी ने ऐसा क्यों कर दिया, मोदी ने ये फोटो शूट क्यों करा लिया, मोदी ने ये क्यों कर दिया। वो इन पे अटके पड़े हैं और भाजपा चुनावी मोड में है। 24/7 भाजपा चुनावी मोड में है, जबकि कांग्रेस के अनुरूप मोदी के पीछे मोदी की माला जप रही है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि नामांकन दाखिल करते समय ममता बनर्जी ने अपने प्रत्याशियों से क्या कहा है। देखिए, ममता बनर्जी ने एक रैली में कहा है, आप उसको सुनना, कि सब कुछ बदल दिया गया है, यहाँ नई व्यवस्था है। निर्वाचन आयोग द्वारा नव नियुक्त अधिकारियों को आपका नामांकन खारिज करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। इसीलिए नामांकन दाखिल करते समय अपने सभी जरूरी दस्तावेजों को पूर्ण करें और लेकर जाएं और नामांकन की दूसरी कॉपी भी अपने पास आप रखिए। देखिए दोस्तों, ममता बनर्जी लगातार चुनावी मोड में है और चुनावी मोड में है, कांग्रेस के ऊपर अटैक नहीं कर रही है। ममता बनर्जी सिर्फ और सिर्फ भाजपा के ऊपर अटैक कर रही है। ममता बनर्जी कह रही हैं, जहां प्रचार में जा रही हैं, वो ये कह रही हैं कि आप प्रत्याशी को मत देखिए, क्योंकि जब टिकट वितरण हुआ तो बहुत सारे जो कार्यकर्ता हो नाराज हुए और ममता बनर्जी को लेटर भी लिखे, उनके घर के सामने आकर धरना प्रदर्शन भी किया, अपनी मांग भी रखी। इसके बाद ममता बनर्जी जब चुनाव में रैलियों में उतरी, तो उस रैली में वो कहती हैं कि आप सबको प्रत्याशी नहीं देखना है। जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी जब चुनावी मोड में होते हैं तो लोगों से कहते हैं कि प्रत्याशी मत देखिए, हर सीट पर मोदी प्रत्याशी है। यही हथकंडा ममता बनर्जी ने अपनाया और कहा कि आप सब ये मत देखिए कि प्रत्याशी कौन है, हर सीट पर दीदी प्रत्याशी हैं। जिनको प्रत्याशी नहीं बनाया गया है, क्योंकि एक ही सीट है, एक सीट पर एक ही व्यक्ति को टिकट दिया जा सकता है। संगठन में नगर पालिका के चुनाव आएंगे, उनमें आप सबको अच्छी खासी स्थिति दी जाएगी। देखिए दोस्तों, इसी के साथ ममता बनर्जी ने महिलाओं से भाजपा को वोट न देने की अपील भी की है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें तो आरजी कर की जो पीड़िता थी, उसकी मां को भाजपा ने टिकट दिया और यहीं से ममता बनर्जी का खेल खराब हो रहा है। आरजी कर महिला, जो आरजी कर पीड़ित महिला की मां है, उनको जब भाजपा ने टिकट दिया, वो जब सुबह पूजा पाठ करके चुनाव प्रचार में निकलती हैं, जब लोगों से मिलती हैं, जब महिलाओं से मिलती हैं, तो गले लगाकर वो रोने लगती हैं। महिलाएं कहती हैं
कि हम आपकी पीड़ा को समझ सकते हैं। मैं भी एक माँ हूँ, मैं भी एक माँ हूँ। आज आपकी बेटी के साथ हुआ है, कल हमारी भी बेटी के साथ हो सकता है। और आपको बता दें कि ये सिर्फ एक ही सीट पर नहीं है, वो अपनी सीट पर तो प्रचार कर ही रही हैं, भाजपा उनको बड़े मंचों पर ले जाने की तैयारी में है और महिलाओं का जो वोट है अपने पक्ष में लेने का भाजपा पूरी तरीके से प्लान बना रही है। देखिए साथियों, वहीं दूसरी तरफ अगर आप बात करें कि दो बंगाल में 2 चरणों में चुनाव होने वाला है। 23 अप्रैल और 29 अप्रैल को यहाँ पर चुनाव होंगे। अब बात कर लेते हैं बंगाल चुनाव में कांग्रेस की डूबती नैया के बारे में। कांग्रेस सिर्फ और उत्तर उत्तर दिनाजपुर पर फोकस कर रही है। इसके अलावा किसी भी सीट पर कांग्रेस फोकस ही नहीं कर पा रही है। वो कांग्रेस जो आजादी के कितने सालों तक देश पर राज किया, हर एक राज्यों में पहली बार अपनी सरकार बनाई, आज वही कांग्रेस सिमटती हुई नजर आ रही है। क्षेत्रीय दलों से भी कम सीटें उसके पास दिखती नजर आ रही है। देखिए दोस्तों, कांग्रेस के पास कुशल नेतृत्व नहीं है। कांग्रेस का जो राज्य इकाई है, जो राज्य इकाइयों में जो नेता उभरते हैं, कांग्रेस चाहती है कि वो नेता सिर्फ शीर्ष नेतृत्व का चक्कर लगाए, पूजन पाठ करें, माला चढ़ाएं, राहुल गांधी की अगरबत्ती उतारें, प्रियंका गांधी को माता रानी समझे, सोनिया गांधी को बड़ी माता समझे और कांग्रेस को यही सब चीजें डुबाकर खत्म कर दे रही है। आज कांग्रेस जो लगभग 26-27 सालों तक पश्चिम बंगाल में राज किया था, आज वही कांग्रेस अपनी प्रतिष्ठा बचाने के लिए बंगाल का चुनाव लड़ रही है। आज उसी कांग्रेस की स्थिति ओवैसी से भी कम सीटें आने की अनुमान में है, मतलब 0 या 1 सीटें कांग्रेस की आ सकती है। और पूरी कांग्रेस आपको बता दें सिर्फ 2 सीटों के लिए कह रही है, हमें 1 या 2 सीट पश्चिम बंगाल के अंदर मिल जाए, हम चुनाव अपने आप को जीता हुआ मानेंगे। जिस तरीके से लोकसभा में 99 सीटें जीतने के बाद कांग्रेस के बड़े-बड़े धुरंधर, जो कांग्रेस के बड़े-बड़े नेता थे, खुशी मना रहे थे। बड़े शर्म की बात है ये सब चीजें, और देश की सबसे पुरानी पार्टी के लिए तो और शर्म की बात है। देखिए दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस को 2021 के विधानसभा चुनाव में एक भी सीट नहीं मिली थी। और आपको बताते चलें कि मालदा जिले की मालतीपुर सीट से कांग्रेस ने पूर्व सांसद मौसम बेजीनूर को टिकट दिया, जो टीएमसी से वापस कांग्रेस में आई है। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें तो कांग्रेस की स्थिति जो है, सिर्फ बंगाल के अंदर ही स्थिति के बारे में बात नहीं कर रहे हैं, तमिलनाडु में भी, पुडुचेरी में भी, आसाम में भी स्थिति ठीक है, लेकिन स्थिति इतनी ठीक नहीं है कि सरकार बना ले। बात केरला की है, केरला के अंदर उनके अंदर पूरी पार्टी के अंदर टूट पड़ी है। शशि थरूर साहब अलग मोर्चे पे चल रहे हैं, लोग अलग मोर्चे पे चल रहे हैं। कांग्रेस के चाणक्य कहे जाने वाले वेणुगोपाल राय वो अलग ही मोर्चे पे चल रहे हैं। वो तो अपने आप को चाणक्य से भी बड़ा आदमी समझ रहे हैं कि जो चाहेंगे कांग्रेस में वही होगा, हमसे बड़ा कोई संगठन आदमी है ही नहीं कांग्रेस में। उनके अंदर ये सोच है, क्योंकि बढ़िया आरती चल रही है, बढ़िया आशीर्वाद मिल रहा है, तो सबसे बड़े नेता अपने आप को मान रहे हैं। ये स्थिति कांग्रेस के अंदर हो चुकी है। तो वहीं दूसरी तरफ दोस्तों, एक बड़ी चीजों के बारे में बात करते हैं। बड़ी सीट है, बड़े मुकाबले हैं, बड़ी बात है कि टीएमसी जब से बनी है तब से कैसे मजबूत और मजबूत और मजबूत और मजबूत होती जा रही है। देखिए 1998 में कांग्रेस से मतभेद होने के बाद ममता बनर्जी ने नई पार्टी का गठन किया, जिसका नाम तृणमूल कांग्रेस है। जब ममता बनर्जी ने तृणमूल कांग्रेस का गठन किया था, उसके बाद देखिए नई नई पार्टी होती तो उसके सामने बहुत चुनौतियां आती हैं, विचारधारा को पहुंचाने में बहुत समय लगता है। 2001 में चुनाव होता है, 60 सीटें आती हैं, 60 सीटें आती हैं। एक अच्छा उभार होता है, एक पार्टी का उभार होता है, लेकिन वामपंथ और कांग्रेस इसको चुनौती नहीं मानते हैं।
फिर 2006 में विधानसभा चुनाव होता है, ममता बनर्जी जो 24% वोट शेयर उनके पास था, आप समझ रहा, 2001 में विधानसभा चुनाव होता है, ममता बनर्जी को 60 सीटें आती हैं, 24% वोट शेयर आता है। वहीं 2004 में फिर लोकसभा का चुनाव होता है, ममता बनर्जी का वोट शेयर बढ़कर 26% हो जाता है। फिर 2006 में विधानसभा चुनाव होता है, सीटें गिरकर कम 30 हो जाती हैं, वोट शेयर 26 से घटकर 21 पे आ जाता है। ममता बनर्जी के लिए 2006 का जो साल था कुछ अच्छा नहीं था। फिर दोस्तों वक्त बदलता है, समय बदलता है, वामपंथी सरकार की जो औद्योगिकीकरण की नीति थी, इसके खिलाफ ममता बनर्जी उतरती हैं, आंदोलन होता है और आंदोलन होने के बाद ममता बनर्जी जन जन में छा जाती हैं। दीदी 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 दीदी, यही शब्द सुनाई देते हैं पूरे बंगाल के अंदर, और होता है परिवर्तन। ऐसा परिवर्तन जो बंगाल को बदल देता है। 34 सालों की वामपंथी सरकार को उखाड़ फेंक दिया जाता है। ममता बनर्जी रिकॉर्ड 184 सीटों के साथ सत्ता में आती है और पूरे देश में एक संदेश जाता है कि ममता बनर्जी ने जो किया वो कोई नहीं कर सकता। एक महिला के रूप में ममता बनर्जी ने जिस हिसाब से अपने आप को स्थापित किया, शायद ही कोई स्थापित कर पाता। वामपंथी की सरकार को उखाड़ फेंकते हैं। घुसपैठ के मुद्दे पर ममता बनर्जी लगातार वामपंथियों को घेरती थी, बांग्लादेशियों के मुद्दे पर लगातार वामपंथियों को घेरती थी और पश्चिम बंगाल के लोगों के मन में उन्होंने अपनी एक ऐसी छवि बनाई कि दीदी के सिवा वो किसी को सोच भी नहीं सकते थे। 2016 का चुनाव होता है, 2011 से भी बड़ी जीत होती है। उनके सामने कोई विपक्ष नहीं हो पाता, टिक ही नहीं पाता, वामपंथी अपने आप को खत्म मान लेते हैं। फिर 2019 में लोकसभा का चुनाव होता है, ममता बनर्जी को पहली बार यहाँ पर टक्कर मिलती है और टक्कर ऐसी होती है कि 42 लोकसभा सीटों में 18 लोकसभा सीटें भाजपा जीत लेती है। 18 लोकसभा सीटें भाजपा जीत लेती है, लेकिन ममता बनर्जी ऐसी की हार मानने वाली नहीं। 2021 में विधानसभा चुनाव होता है और विधानसभा चुनाव में कांग्रेस और वामपंथ पूरी तरीके से समाप्त हो जाता है। राज्य में एक नई विपक्षी दल का उभार होता है जिसका नाम है भारतीय जनता पार्टी। 77 सीटें आती हैं, एक सीट आईएसएफ को आती है और बाकी सीट ममता बनर्जी की पार्टी को मिलती है। दोस्तों समय बदलता है, ममता बनर्जी के भरोसे को और मजबूती मिलती है। 2024 में लोकसभा का चुनाव होता है, जो ममता बनर्जी के खिलाफ अभी तक लोग इकट्ठा हुए थे, वही 294 सीटों में से 193 और 194 करीब सीटों पर टीएमसी को बढ़त मिलती है। मतलब जो लोकसभा क्षेत्र के अंदर जो विधानसभा क्षेत्र आते थे, उन सीटों पर टीएमसी को 194 सीटों पर बढ़त मिलती है। 90 सीटों पर करीब 90 सीटों के करीब कांग्रेस को बढ़त मिलती है और जो भाजपा 18 लोकसभा सीट जीती थी 2019 में, 24 में घटकर 12 लोकसभा सीटों पर आ गई। मतलब बंगाल का चुनाव ऐसा है कि आप 4 मई से पहले ये कह भी नहीं सकते, ओपिनियन पोल बता भी नहीं सकते कि सरकार किसकी बनेगी, भाजपा की बनेगी, टीएमसी की बनेगी, कांग्रेस 1 या 2 सीट जीतेगी, आप ये भी नहीं कह सकते। लेकिन सबसे बड़ा ट्विस्ट यहां आ चुका है कि बंगाल के अंदर हुमायूं कबीर और ओवैसी की पार्टी का गठबंधन हुआ है। ओवैसी ने हुमायूं कबीर का अपना बड़ा भाई बताया है और मुस्लिम वोटों के लिए बड़ा दांव खेला है। बड़ा दांव ऐसा खेला है कि आपको इसके बारे में कल लाइव आकर बताएंगे कि ओवैसी और हुमायूं कबीर ने मुस्लिमों के सामने कैसा कार्ड खेला है। आपको इस बात का पूरा जिक्र हम बताएंगे। नमस्कार, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।